मैं एक कहानी में विलेन बनकर ट्रांसमाइग्रेट होता हूँ और सिस्टम के आदेश बहुत ही सिंपल हैं। फीमेल लीड को पूरी तरह से कंगाल कर दो और फिर उसे डंप कर दो। मेल लीड के हीरो बनकर एंट्री मारने के लिए रास्ता साफ करो। लेकिन सिस्टम ने मेरे आने की टाइमिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। विवियन के पास अब सिर्फ $200 बचे हैं और सिस्टम के ऑर्डर्स जरा भी नहीं बदले हैं। प्लेयर, जाओ उसे सिड्यूस करो। 1 हफ्ते के अंदर उससे एक मज़राटी निकालो और 1 महीने के अंदर एक मैंशन। उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ, धोखा दो और इस कंगाल औरत से पैसे ऐंठो जो अभी छत से कूदने वाली है। मैं सिस्टम के सामने अपनी जिद पर अड़ा हूँ, हाथ बांधे खड़ा हूँ। सिस्टम एकदम शांत हो जाता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो आखिरकार एक अजीब सी झिझक के साथ अपनी गलती मानता है। सॉरी प्लेयर, इस ओवरवर्कड इंटर्न ने अभी अभी जॉब शुरू की है और आपके डिप्लॉयमेंट टाइम में एक छोटी सी गलती कर दी। ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको 2 साल पहले ट्रांसमाइग्रेट होना था। वो अपनी घबराहट छुपाने के लिए 2 बार खांसता है, पर कोई बात नहीं, टाइमलाइन थोड़ी बिगड़ गई है, लेकिन विलन का मिशन वही रहेगा। और फिर वो अपना सारा दिखावा छोड़कर रोने लगता है। ये मेरी पहली जॉब है और मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। मेरा बॉस मुझे बर्बाद कर देगा। प्लेयर, प्लीज़ मुझे बचा लो, इसे कवर अप करने में मेरी मदद करो। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं पक्का तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। मैं अपने सुपरवाइजर से तुम्हारे लिए डबल पॉइंट्स की रिक्वेस्ट करूंगा। अगर मैं सच में 2 साल पहले ट्रांसमाइग्रेट हुआ होता, जैसा कि ओरिजिनल कहानी में था, तो विवियन की कंपनी भारी कामयाबी की लहर पर सवार होकर अभी अभी पब्लिक हुई होती। वो बिजनेस वर्ल्ड का सबसे हॉट नाम थी, एक राइजिंग टेक क्वीन जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। मज़राटी तो छोड़ ही दो, वो अपने एक इशारे पर पूरा मैंशन खरीद सकती थी। कई ओल्ड मनी टाइकून उसे अपने खानदान की बहू बनाने के लिए लाइन में लगे थे, एक परफेक्ट पावर मर्जर और दिग्गजों के गठजोड़ की तलाश में। लेकिन लगभग किसी को नहीं पता था कि विवियन के दादाजी का एक बार गांव में एक्सीडेंट हो गया था और जी सरनेम वाले एक नौजवान किसान ने उनकी जान बचाई थी। उन्होंने आपस में एक वादा किया था, अगर कभी उनके बच्चे या पोते पोतियां हुए तो उनकी आपस में शादी कराकर दोनों परिवारों को एक कर दिया जाएगा। लेकिन फिर लू परिवार को वापस शहर बुला लिया गया और दोनों परिवारों के बीच का संपर्क धीरे धीरे खत्म हो गया। बचपन की उस सगाई को सब भूल गए थे, जब तक कि मैं, वो चालबाज बेरहम विलन, कहीं से उस कहानी को ढूंढ नहीं निकालता और देश के उस पार से बेशर्मी के साथ बूढ़े मिस्टर जी के पोते सेबेस्टियन का रूप धरकर नहीं आ जाता। मैं दिन दहाड़े झूठ बोलता, विवियन के पैसों पर ऐश करता, उसे ठगता और उसे मुझे डेट करने और सगाई करने के लिए मजबूर करता। और फिर जैसे ही उसे फंसाकर बैंकरप्ट कर दिया जाता, मुझे बिना कोई सुराग छोड़े वहां से गायब हो जाना था। अगर वो अपनी जान भी देने की कोशिश करे तो मुझे पलटना भी नहीं था, पीछे मुड़कर नहीं देखना था, क्योंकि असली सेबेस्टियन ही इस कहानी का असली मेल लीड है। ओरिजिनल नॉवेल में बूढ़े मिस्टर जी के गुजर जाने के बाद सेबेस्टियन को वसीयत में बचपन की उस सगाई के बारे में पता चलता है। वो एक के बाद एक ट्रेन बदलता हुआ आखिरकार विवियन की कंपनी तक पहुंच जाता है और ठीक अगले ही पल वो विवियन को छत पर खड़े किनारे पर डगमगाते हुए नीचे कूदने ही वाले हालात में देखता है। यही असली कहानी का सेटअप है, क्योंकि ये एक रिडेम्पशन स्टोरी है। असली सेबेस्टियन कभी भी एक बेरहम विलेन की तरह वहां से मुंह फेर कर नहीं जाता। वो बहुत जेंटल और काइंड है। वो उसे उसके सबसे बुरे, सबसे हताश पल में बचाता है। लेकिन वो अब है कहाँ? वो रूह कंपा देने वाला रेस्क्यू कहाँ है? ये क्या बकवास है? उसकी जगह मैं विलेन यहाँ क्यों खड़ा हूँ? सिस्टम 2 बार खांसता है। सॉरी प्लेयर, एक सिस्टम एरर की वजह से मेल लीड का अराइवल भी डिले हो गया है। वो अगले 2 सालों तक फीमेल लीड से नहीं मिलेगा। तो तब तक क्या आप प्लीज़ ओरिजिनल स्क्रिप्ट को फॉलो करके फीमेल लीड को थोड़ा सा धोखा दे सकते हैं? मैं इस सिस्टम पर अपना पूरा गुस्सा निकालने ही वाला हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोल पाऊँ, ठीक उसी छत के किनारे पर विवियन सोच समझकर अपना एक कदम बाहर की तरफ बढ़ाती है। उसका दाहिना हाथ उस नेकलेस को थामे हुए है जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था। उसका पूरा शरीर डगमगाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी पल नीचे गिर सकती है। अगर फीमेल लीड मर गई तो पूरी स्टोरी लाइन ही कोलैप्स हो जाएगी। उसके बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरा दिमाग फटने वाला है। सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है। अगले ही पल मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे की तरफ दौड़ पड़ता हूँ और विवियन की कमर को अपनी बाहों में जकड़ लेता हूँ। अपने दुख में डूबी हुई विवियन को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वो झटके से पीछे की तरफ गिरती है और हम दोनों जमीन पर आ गिरते हैं। वो मुझे एक अजनबी जो न जाने कहाँ से आ गया था कुछ देर तक घूरती रहती है। धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगता है। वो अपने होंठों पर एक कड़वी मुस्कान लिए सिर हिलाती है। मुझे बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं सच में और जीना नहीं चाहती। तुम्हारे जाने के बाद मैं उसकी बात बीच में ही काट देता हूँ। तुम फिर भी मरने वाली हो? अगर ये असली सेबेस्टियन होता तो वो विवियन को बहुत ही प्यार से कन्फर्ट करता और उसे उस खाई से वापस खींच लाता। लेकिन मैं वो नहीं हूँ। मैं मेल लीड की स्क्रिप्ट नहीं चुरा सकता। इसलिए अगले ही पल मैं अपना हाथ उठाता हूँ और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता हूँ।
तुम्हारी मरने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। मैं वो आदमी हूँ जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। अभी तक हमारा एग्रीमेंट भी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारी मरने की हिम्मत कैसे हुई? विवियन पूरी तरह से सुन्न रह जाती है। एक आदमी जो बस हवा से टपक पड़ा है और उसका होने वाला पति होने का दावा कर रहा है, कोई भी इस बात से बौखला जाएगा। वो सालों तक एक सीईओ रही है, लेकिन उसमें गजब का सब्र है। थप्पड़ खाने के बाद भी वो बस अपना सिर हिलाती है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अगले ही सेकंड मैं उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ जड़ देता हूँ। गलतफहमी? प्लीज, मुझे अच्छे से पता है तुम कौन हो। तुम विवियन लू हो। तुम्हारे दादाजी और मेरे दादाजी मुंह बोले भाई थे। उन्होंने जी विलेज में बचपन में ही हमारी सगाई तय कर दी थी। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ, अपनी एक्टिंग जारी रखता हूँ। मेरे गांव में हर कोई जानता है कि लू परिवार बहुत अमीर हो गया है। शहर में तुम्हारी एक कंपनी है, एक मैंशन है, तुम एक सीईओ हो। तुम ये नाटक नहीं कर सकती कि ये सगाई कभी हुई ही नहीं। आखिर मैं तुम्हारा सीईओ पति बनने वाला हूँ। विवियन अपने लाल हो चुके गाल को सहलाती है। वो कुछ पल सोचती है, खड़ी होती है और मेरी तरफ देखती है। कुछ उसे याद आता है। सेबेस्टियन, राइट? मेरे दादाजी ने कुछ ऐसा जिक्र किया था। लेकिन लू परिवार अब बर्बाद हो चुका है। मैं अब वो नहीं रही जो हुआ करती थी। तुम जो जिंदगी चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। हमें इसे वो सगाई तोड़ने की बात कहने ही वाली है। मैं उसे किसी भी कीमत पर ये नहीं कहने दे सकता, क्योंकि अगर सगाई टूट गई तो मेरे पलटते ही उसे वापस उस छत के किनारे पर जाने से कौन रोकेगा? मैं आगे बढ़ता हूँ और उसका कॉलर पकड़ लेता हूँ। फुल विलेन एनर्जी के साथ मैं उसके चेहरे पर चीखता हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे डंप करना चाहती हो? तुम बेरहम बेशर्म औरत। मेरे गांव में हर कोई जानता है कि मैं यहाँ पैसों वाले घर में शादी करने आया हूँ। अगर तुमने अभी ये रिश्ता तोड़ दिया तो मैं किसी को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? ठीक है, तो फिर मैं ही मर जाता हूँ। और सच कहूँ तो इस पॉइंट तक मैंने खुद को भी इस ड्रामे पर थोड़ा यकीन दिला दिया है। मैं उसे किनारे धकेलता हूँ और छत के किनारे की तरफ भागता हूँ। कोई मुझे मत रोकना। विवियन ने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वो बस एक पल के लिए सुन्न रह जाती है, फिर दौड़ कर आती है और अपनी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लपेट लेती है। उसकी आवाज कांप रही है, कोई बेवकूफ़ी मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगी, बस ऐसा मत करो। ओह विवियन, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम बहुत काइंड हो, बहुत जेंटल हो। तुम खुद जीना नहीं चाहती, फिर भी तुम किसी और को तड़पते हुए नहीं देख सकती। मैं अपने होठों के कोने को थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ, एक शांत सैटिस्फाइड सी मुस्कुराहट, जैसे कि हम सालों से दोस्त हों। मैं उसके कंधे पर हाथ रखता हूँ और कैजुअली उसे सीढ़ियों वाले दरवाजे की तरफ ले जाता हूँ। गुड, मुझे खुशी है कि तुम्हें अक्ल आ गई। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे गांव में मेरी बहुत डिमांड है। बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मैं तुम्हें लूटने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बस शादी के वक्त मुझे 3 लाख दे देना, बस इतना ही। विवियन झटके से सिर उठाती है। वो मुझे घूर कर देखती है। मैंने तुमसे कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं उसे बीच में रोकते हुए हाथ हिलाता हूँ। पैसे नहीं हैं तो मुझ पर उधार रहा, माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं उसके करीब झुकता हूँ। बेब, तुम नहीं चाहोगी ना कि लोग मुझ पर हंसें? मैं इमोशनली बहुत नाजुक हूँ। अगर तुमने मेरे साथ सही बर्ताव नहीं किया तो शायद मैं किसी छत से कूद जाऊं। विवियन शांत हो जाती है। सच कहूँ तो बैंकरप्सी, सुसाइड की कोशिश, इन सब से गुजरने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी है। उसके पास बहस करने की जरा भी एनर्जी नहीं बची है। बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स की वजह से इस पूर्व सीईओ के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं एक छोटा सा रेंटल अपार्टमेंट है, जिसे सिस्टम ने 30 मिनट पहले ही अरेंज किया है। कंगाल होने के बाद भी विवियन अपने साथ एक ऐसी एलिगेंस रखती है जो इस घुटन भरे छोटे से अपार्टमेंट में एकदम बेमेल लगती है। वो एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के पीछे अपने हर इमोशन को छिपा लेती है। वो बस अपनी माँ के छोड़े हुए एक छोटे से बॉक्स को कसकर पकड़ती है और धीरे से कहती है, थैंक यू। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत है। मैं उसे 1 सेकंड ज्यादा घूर लेता हूँ और फिर एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर आने देता हूँ। इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ, याद है ना? क्योंकि मैं उस दयालु मेल लीड जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे जैसे विलन के साथ रहने का मतलब है कि उसके आगे बहुत सारी तकलीफें आने वाली हैं। विवियन सच में मरना चाहती है। उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। उसके अंदर जो एम्बिशन था वो दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के धोखे की वजह से चकनाचूर हो चुका है। रेंटल अपार्टमेंट के उस छोटे से लिविंग रूम में वो चुपचाप उस पुराने सोफे पर सिकुड़ कर लेट जाती है, उस पहले कस्टम गाउन में लिपटी हुई जो उसके पिता ने उसे तब दिया था जब उसका स्टार्टअप पहली बार सफल हुआ था। इस गाउन के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हैं। वो इसे कभी बेच नहीं पाई। रात हो चुकी है। वो खुद पर कितना भी जोर डाले लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है। जब भी वो अपनी आंखें बंद करती है वो उसी दिन में वापस चली जाती है जब उसकी कंपनी बर्बाद हुई थी। स्टॉक प्राइसेस तेजी से गिर रहे थे। इन्वेस्टर्स पागलों की तरह कॉल कर रहे थे। उसके स्टाफ के चेहरों पर दहशत थी। सब कुछ उस एक भयानक दिन में जम सा गया था। उसकी जिंदगी पर अब हमेशा के लिए एक शब्द की मुहर लग गई थी, फेलियर। विवियन उठकर बैठ जाती है। वो अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है और तब तक वैसे ही बैठी रहती है जब तक कि सूरज की पहली किरण पर्दों से छनकर अंदर नहीं आ जाती।
वो अभी भी मरना चाहती है। फेलियर्स को जीने का कोई हक नहीं है। रही बात सगाई की, तो उसके पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन सेबेस्टियन अभी जवान है। उस जैसी एक बर्बाद औरत के बोझ तले अपनी पूरी जिंदगी तबाह करने से अच्छा है कि वो उसे आजाद कर दे। वो एक नोट लिखकर सब कुछ साफ साफ बता सकती है। लू परिवार अब खत्म हो चुका है। अब वो इस सगाई के लायक नहीं रहे। अपना मन पक्का करके विवियन अपनी आंखें बंद करती है। वो सोफे पर पीछे की तरफ झुकती है, एक गहरी सांस लेती है और फिर एक पेन और पेपर उठाती है। उसने मुश्किल से पहली लाइन ही लिखी थी कि चटाक, मैं उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता हूं। तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? उठो और जाकर कोई जॉब ढूंढो। फीमेल लीड का टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा सब्र रखने वाला इंसान भी बिना किसी वजह के इतने सारे थप्पड़ खाने के बाद एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है। वो झटके से खड़ी होती है और उस आधे अधूरे नोट को मुट्ठी में भींचकर गोल कर देती है। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हारा हो गया? वो मुझे घूरती है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही है और सच कहूं तो उसे इस तरह देखकर मुझे तसल्ली मिलती है। मुझे उसके गुस्से से डर नहीं लगता। मुझे डर तब लगता है जब वो एकदम खामोश हो जाती है। मैं अपना गला साफ करता हूँ, मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसे अपने बगल में बैठा लेता हूँ, अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए, जिसमें चोट खाए हुए ईगो की झलक है। मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या मैं तुम्हें 2-4 थप्पड़ भी नहीं मार सकता? तुम्हें खुद पर गौर करना चाहिए। मेरी फ्यूचर वाइफ होने के नाते तुम्हें आगे आना चाहिए और कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए। क्या तुम्हारा इरादा जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर पलने का है? विवियन का चेहरा कभी पीला पड़ता है तो कभी लाल, यहाँ तक कि सिस्टम भी इंप्रेस हो जाता है। आप सच में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एंगल पर चले गए। अब वो मरने के बारे में कैसे सोच सकती है? मैं कैबिनेट में खोजबीन करता हूँ और एक लैपटॉप बाहर निकालता हूँ। मुझे तुमसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। तुम्हारी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से महीने के 10,000 कमाने वाली जॉब पाना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होना चाहिए। मुझे अपना रेज्यूमे भेजो अभी। मैं उसे जॉब बोर्ड्स पर पोस्ट करूंगा। इस बार विवियन कोई विरोध नहीं करती। वो चुपचाप मेरी कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है और अपना रेज्यूमे भेज देती है। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ साल पहले बनाया गया था, जब उसने पहली बार अपनी कंपनी शुरू की थी। मैं उस पर सरसरी निगाह डालता हूँ और मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। टॉप यूनिवर्सिटी, ऐसा एडवाइजर जो नेशनल एकेडमिशियन है, टॉप टियर जर्नल्स में पब्लिश हुए पेपर्स। लेकिन असली बात यह है कि वो जिस भी स्टार्टअप प्रोजेक्ट में शामिल रही थी, उसने भारी भरकम फंडिंग हासिल की थी और शानदार रिटर्न्स दिए थे। ये औरत सच में बहुत ब्रिलियंट है। ऐसी कौन सी जॉब है जो इसे नहीं मिल सकती? मैं सीधे हर बड़े जॉब प्लेटफॉर्म पर जाता हूँ और एक क्लिक के साथ मास अप्लाई कर देता हूँ। कुछ ही सेकंड्स में 100 से ज्यादा कंपनियों में रेज्यूमे भेज देता हूँ। विवियन मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस करती है। वो खुद का मजाक उड़ाने वाली एक छोटी सी मुस्कान देती है। ये सब बीती हुई बातें हैं। अब जैसे हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीरियस कंपनी मुझे काम पर रखेगी। मैं उसकी बात काटता हूँ। खुद को नीचा दिखाना बंद करो। तभी मेरा फोन पागलों की तरह बजने लगता है। ऐप के जरिए एक के बाद एक कई कंपनियों के मैसेजेस आ रहे हैं। हेलो, क्या आप इस वक्त जॉब ढूंढ रही हैं? क्या सच में ये विवियन लू हैं? मिस लू, हम आपकी सुविधा अनुसार जल्द से जल्द एक इंटरव्यू शेड्यूल करना चाहेंगे। पोलाइट, प्रोफेशनल और इनमें से हर एक नाम मेरी पहचान का है। मैं मुस्कुराते हुए विवियन का हाथ पकड़ता हूँ। देखा तुमने, मेरी फ्यूचर वाइफ। बहुत से लोग जानते हैं कि तुम कितनी काबिल हो। मैं सैलरी रेंज चेक करता हूँ, बहुत ही सॉलिड नंबर्स हैं। जाओ, इंटरव्यू दो, काम करो, पैसे कमाओ और फिर वो सब मुझे ला कर दे दो। मैंने उस दिन ऑनलाइन एक घड़ी देखी थी। साफ है कि मैंने उसे मना लिया है। विवियन एक आह भरती है, खड़ी होती है और अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को दबाती है। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, लेकिन किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? वो सिर हिलाती है। कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही उसने मना कर दिया और भले ही उसकी माँ की चीज़ें अभी भी इसी अपार्टमेंट में हैं, लेकिन सिस्टम के चुने हुए प्लेयर के तौर पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला करता हूँ, बस इस डर से कि कहीं उसके दिमाग में कोई उल्टा सीधा ख्याल ना आ जाए। खुशकिस्मती से रास्ते में ऐसा कुछ नहीं होता। विवियन शांत रहती है। वो जिस कंपनी में जा रही है वो उन कंपनियों में से एक है जिन्होंने मुझे ऐप के जरिए मैसेज किया था। ये कोई बहुत बड़ी या सबसे मशहूर कंपनी नहीं है। फीमेल लीड के लिए अपने चांस बढ़ाने के लिए छोटी शुरुआत करना समझदारी है। मेरे पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं एक बबल टी लेता हूँ, एक प्लांटर पर बैठ जाता हूँ और टैपियोका पर्ल्स चबाते हुए अपने फ़ोन में एक गेम चालू कर देता हूँ। बिना किसी दिलचस्पी के बस टाइम पास कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं पूरा 1 घंटा इंतज़ार करूँगा और फिर चुपचाप छिपकर उसके अगले इंटरव्यू लोकेशन तक उसका पीछा करूँगा। लेकिन फिर मुश्किल से 20 मिनट ही हुए थे कि सिस्टम मेरे कान में चीख पड़ता है। प्लेयर, देखिए, ऐसा लग रहा है कि फीमेल लीड को बाहर निकाला जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उछलकर खड़ा होता हूँ और पास के एक पेड़ के पीछे छिप जाता हूँ। ये तो बस एक इंटरव्यू था। क्या मैनेजर के साथ उसकी कोई बहस हो गई? कोई पर्सनैलिटी क्लैश? कैसे? क्या किसी को इंटरव्यू से धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है? लेकिन सच में
सिक्योरिटी गार्ड्स लगभग विवियन को धक्के मारते हुए बाहर निकाल रहे हैं। वो लड़खड़ाती है, उसका बैलेंस बिगड़ता है, वो खुद को गिरने से किसी तरह बचाती है। उसके पीछे सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग उस पर गालियां बरसा रहे हैं। मैं इतनी दूर हूं कि उनके शब्द मुझे साफ सुनाई नहीं दे रहे हैं। सिस्टम भी उतना ही हैरान है। ये सब क्या हो रहा है? प्लेयर, क्या आपको जाकर उसे देखना चाहिए? मुझे लगता है कि फीमेल लीड की मेंटल स्टेट थोड़ी अनस्टेबल है। विवियन का सिर नीचे झुका हुआ है। मैं उसका एक्सप्रेशन नहीं पढ़ पा रहा हूँ। उसने अभी भी अपने रेज्यूमे की एक प्रिंटेड कॉपी को कसकर पकड़ा हुआ है। क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए? मैं सिर हिलाता हूँ। इससे पहले विवियन की जिंदगी बहुत स्मूथ चल रही थी। वो हर मायने में एक्सेप्शनल थी। अभी वो जिस दौर से गुजर रही है वैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। अगर मैं अभी उसके सामने चला गया तो मैं उसे अपनी जिंदगी के सबसे निचले, सबसे अपमानजनक हिस्से को मेरे सामने बेनकाब करने के लिए मजबूर करूंगा। ये भी एक तरह की क्रूरता ही होगी। मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ, एक सेकंड के लिए सोचता हूँ और एक वॉइस मैसेज भेजता हूँ। बेब, इंटरव्यू कैसा चल रहा है? जब कोई खबर हो तो मुझे बताना, मैं घर पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। प्लाजा के उस पार विवियन अपना फ़ोन निकालती है। वो उस पर एक नज़र डालती है। वो लगभग तुरंत रिप्लाई करती है, गॉट इट। विवियन कुछ पल वहीं खड़ी रहती है, अपने कपड़े ठीक करती है और फिर बगल वाली बिल्डिंग की तरफ चल पड़ती है। इस बार मैं बाहर इंतजार नहीं करता। मेरे अंदर की उत्सुकता बढ़ गई है। मैं भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला जाता हूँ और इंटरव्यू रूम के ठीक बाहर खड़ा होकर दीवार से कान लगा लेता हूँ। तभी एक आवाज़ बाहर आती है, विवियन, मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में आओगी। क्या तुम अपनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड को भूल गई हो? उसने हर कंपनी को ईमेल किया था और हमसे कहा था कि अगर तुम काम मांगने आओ तो हम तुम्हारी कोई मदद न करें। मुझे अफसोस है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ आने से पहले ही वार्न कर देती। कहीं और कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ जगहें शायद सिर्फ तुम्हें मना ही न करें, वो तुम्हारा मजाक भी उड़ा सकती हैं। मैं एकदम सुन्न पड़ जाता हूँ। क्या ये किस बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहे हैं? मेरी खुशकिस्मती है कि विवियन तुरंत बाहर नहीं आती। वो अंदर वाले इंसान से बात करती रहती है। मैं वहीं रुककर तब तक सुनता रहता हूँ जब तक कि पूरी पिक्चर साफ नहीं हो जाती। उसे उसके अपनों ने ही धोखा दिया था। विवियन ने इस औरत को हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह माना था। जब उसके माता पिता दोनों गुजर गए तो इसी औरत ने उसे उस अंधेरे से बाहर निकलने और कुछ नया शुरू करने की हिम्मत दी थी। इसलिए जब विवियन की कंपनी ऊंचाई पर पहुंची और इस औरत ने इंटरनल डेटा मांगा तो विवियन ने बिना कुछ सोचे समझे उसे सौंप दिया। उस औरत ने वो डेटा ले जाकर विवियन के कॉम्पिटिटर को बेच दिया। उन दोनों ने मिलकर विवियन को बैंकरप्सी की कगार पर खड़ा कर दिया और फिर बड़ी ही बेशर्मी से उसने कहा, सॉरी। जब बीच में पैसा आता है तो दोस्ती की क्या कीमत रह जाती है? अब मुझे जाकर समझ आ रहा है कि विवियन मरने पर क्यों तुली हुई है। दुनिया से उसका भरोसा सच में उठ चुका है। अगर बात सिर्फ बैंकरप्सी की होती तो शायद वो इससे बाहर निकल आती। एक एंटरप्रेन्योर के लिए वापसी की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन अगर बात उससे भी बड़ी हो तो माता पिता का साया उठ जाना, सबसे करीबी दोस्त का धोखा देना। क्या इन सब के बाद भी कोई इंसान खुद को संभाल सकता है? जब विवियन अभी भी अंदर ही है, मैं चुपचाप वहां से निकल जाता हूँ। मैंने घर जाने का सोचा था, लेकिन बाहर एक बिल्कुल नई डेजर्ट शॉप है। मैं अंदर जाता हूँ और एक 6 इंच की चॉकलेट केक खरीदता हूँ। जब मैं बाहर आता हूँ, विवियन उसी वक्त बिल्डिंग से बाहर निकल रही है। इस बार कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। वो पहले से ज्यादा शांत दिख रही है। एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल, ब्लैंक। और फिर हमारी नजरें मिलती हैं। कितना इत्तेफाक है। मैं बस अपना लंच लेने बाहर आया था और तुम यहाँ हो। मेरा टोन एकदम कैजुअल और चीयरफुल है, इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए कि सिर्फ 2 घंटे पहले विवियन ने मुझे बहुत ही सीरियस होकर टेक्स्ट किया था कि अभी हम उस स्टेज पर नहीं हैं जहां ये पेट नेम्स इस्तेमाल किए जाएं। मैं फिर भी उसके कंधे पर हाथ रख देता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो क्या तुम्हारा अभी अभी इंटरव्यू खत्म हुआ है? कैसा रहा? कोई रिजल्ट? साफ दिख रहा है कि विवियन बस एक पल के लिए एकदम सख्त हो जाती है। कुछ सेकंड की खामोशी, एक भी शब्द नहीं, जैसे वो अपने अंदर सब कुछ रोके हुए है। और फिर उसके सब्र का बांध टूट जाता है। रिजल्ट्स? फेल हो गई, हर जगह फेल। कोई कंपनी मेरे जैसे इंसान को काम पर नहीं रखना चाहती। इस दुनिया में किसी को मेरी जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सगाई टूट जानी चाहिए। मेरे जैसे बर्बाद इंसान पर अपना टाइम खराब करने से सिर्फ तुम्हें ही नुकसान होगा। वो पीछे हटती है, हमारे बीच दूरी बनाती है और उसका सिर धीरे धीरे नीचे झुकने लगता है। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है, खुद को तैयार कर रही है, जैसे वो एक और थप्पड़ का इंतजार कर रही हो। सच भी है, विलेन के रूप में मेरा पूरा कैरेक्टर बहुत ही गुस्सैल और बेरहम है, जिसमें 0 एम्पैथी है। और मैं इन 2 दिनों में उसे पहले ही कई बार थप्पड़ मार चुका हूँ। वो अपनी आंखें बंद करती है, सबसे बुरे बर्ताव के लिए खुद को तैयार करती है, लेकिन इस बार उसके गाल पर कोई थप्पड़ नहीं पड़ता। बस एक हल्की सी आह सुनाई देती है। मैं बहुत ही जेंटल तरीके से अपना हाथ बढ़ाता हूँ और उसके सिर को सहलाता हूँ।
किसने कहा किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है? मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब मेल लीड आखिरकार आ जाएगा तो मुझे विवियन को छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन वो इस वक्त बहुत नाजुक हालत में है। एक छोटे से अच्छे इरादे वाले झूठ से कोई नुकसान नहीं हो सकता। विवियन मेरे इस बर्ताव से पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो काफी देर तक सुन्न खड़ी रहती है और फिर धीरे धीरे सीधी खड़ी होती है। वो बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देखती है और एक एक शब्द सोच समझ कर बोलती है, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? लेकिन सेबेस्टियन, हकीकत तो देखो, मैं अब सीईओ नहीं हूं, मुझे कोई जॉब भी नहीं मिल रही। मैं वो इंसान नहीं हूं जो तुमने सोचा था। हो सकता है कि तुम्हें ही जिंदगी भर मेरा खर्चा उठाना पड़े। मैं जम्हाई लेता हूं, मैं हाथ हिलाता हूं। हाँ, अगर कुछ नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। मैं उसका हाथ पकड़ता हूं। मेरे साथ घर चलो और केक खाओ। मैंने अभी थोड़ा सा टेस्ट किया था, बहुत शानदार है। अब से जब भी कुछ बुरा होगा हम यही केक खरीदेंगे, डील? एक पल बाद विवियन धीरे धीरे अपनी उंगलियों को मेरी उंगलियों में फंसाती है। वो बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, डील। और जैसा कि मैंने सोचा था, विवियन कुछ समय के लिए जॉब ढूंढना बंद कर देती है। नाकाम इंटरव्यूज के बाद वो खुद को अपार्टमेंट में कैद कर लेती है। हालांकि वो पूरी तरह से खाली नहीं बैठती। साफ सफाई और खाना पकाने का जिम्मा उसी का है, लेकिन ज्यादातर समय वो सोफे पर अकेली सिकुड़ी हुई बैठी रहती है, हाथ में फोन लिए हुए पता नहीं क्या करती रहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सिस्टम घबराने लगा है। वो मुझे पुश करने लगता है, प्लेयर प्लीज, फीमेल लीड सच में बर्बाद तो नहीं हो गई है ना? आप इतने शांत कैसे हैं? मिशन को याद रखिए। अगर वो जिंदगी भर कंगाल रही तो हम उससे क्या ऐंठेंगे? क्या ये हमारे कोर मिशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है? मैं बहुत सुन चुका हूँ। मैं अपने कान में उंगली डालता हूँ, अपना गला साफ करता हूँ। सच कहूँ तो मैं उसे थप्पड़ मारकर दोबारा काम पर भेज सकता हूँ, लेकिन दिन के आखिर में वो हार मान लें या आगे बढ़ें, ये उसका अपना फैसला होना चाहिए। एक स्टूडेंट के बारे में सोचो जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो। पेरेंट्स और टीचर्स तुम्हें 1 या 2 बार पुश कर सकते हैं, लेकिन जो आग एक टॉप स्टूडेंट बनाती है वो अंदर से ही आनी चाहिए। और विवियन, मुझे पूरा यकीन है कि वो खुद ही उस आग को ढूंढ लेगी। 5 दिन बाद विवियन आखिरकार बाहर जाने के लिए तैयार है। मैं बेडरूम में गेम खेल रहा हूँ और मेरी नज़र तिरछी आंखों से दरवाजे पर खड़ी विवियन पर पड़ती है। वो मेरी तरफ देखती है, उसकी पलकें उठती हैं। उसने वही गाउन पहना हुआ है जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। उसके हाथों में डॉक्यूमेंट्स का एक मोटा बंडल है। उसके किनारे मुड़े हुए और पुराने लग रहे हैं, जैसे उसने उन्हें कई बार पढ़ा हो। वो मेरा नाम पुकारती है, धीमी और शांत आवाज में, सेबेस्टियन। मैं बस यूं ही हामी भरता हूँ और तब तक ऊपर नहीं देखता जब तक कि गेम का राउंड खत्म नहीं हो जाता। मैं उसकी ड्रेस देखकर हैरान होने का नाटक करता हूँ, अपनी आंखें बड़ी करता हूँ और चिल्लाता हूँ, बेब, ये क्या हो रहा है? क्या तुम भाग रही हो? विवियन अपने होठों को आपस में दबाती है। वो धीरे से सिर हिलाती है और फिर शांत हो जाती है, जैसे कोई इंसान अपनी बची खुची हिम्मत जुटा रहा हो। वो एक गहरी सांस लेती है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है सेबेस्टियन, तुम सही थे। मैं इस तरह नहीं जी सकती। तुम अभी भी मेरे साथ हो। मैं तुम्हें जिंदगी भर नीचे नहीं खींच सकती और मुझ पर एक बोझ नहीं बन सकती। हमेशा तुम पर ही डिपेंडेंट नहीं रह सकती। वो उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखती है और धीरे धीरे बोलती है, मैं एक नई शुरुआत करने की कोशिश करने वाली हूँ। एक नया प्लान, बिल्कुल शुरुआत से, एक बार में एक कदम। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं अपना फोन नीचे रख देता हूँ। मैं उसे कसकर गले लगा लेता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और विवियन ने मुझे निराश नहीं किया। उसने खुद को भी निराश नहीं किया। 2 सालों में उसने एक असली कमबैक कर दिखाया। उसने लड़कर बिजनेस वर्ल्ड के सेंटर में अपनी जगह वापस बना ली। एक बार फिर हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था, उसे एक लेजेंड बता रहा था। फीमेल लीड के प्लॉट आर्मर ने थोड़ी मदद तो की होगी, हाँ, लेकिन इन सबसे बढ़कर वो विवियन थी। मैंने कभी किसी के अंदर इतनी जबरदस्त एनर्जी नहीं देखी थी। रात में सिर्फ 4 या 5 घंटे की नींद, एक के बाद एक इन्वेस्टर्स से मीटिंग्स, हर डील, हर एक डॉलर के लिए अपनी पूरी जान लगा देना। उसके दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग उसकी सिंसियरिटी से इम्प्रेस थे, उसे एक मौका देने के लिए तैयार थे। थोड़े से कैपिटल के साथ उसने धीरे धीरे अपनी खोई हुई जगह वापस पाई। एक एक करके चीज़ों को जोड़ा, जब तक कि उसने अपनी पुरानी कंपनी की बिल्डिंग वापस नहीं ले ली। उस घाटी से निकलकर जो विवियन सामने आई थी, वो अब कोई परछाई नहीं थी। और न जाने कैसे हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। वो बहुत क्लिंगी हो गई थी। हर लंच पर वो घर वापस आती थी। वो औरत जो कभी किसी से कुछ मांगना पसंद नहीं करती थी। पता नहीं उसे ये आदत किसने सिखाई। शुरुआती दिनों में जब कंपनी बस लॉन्च ही हुई थी, तब पैसों की तंगी थी। सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ में लगाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस पटरी पर आया, हालात स्टेबल हो गए और विवियन आखिरकार वापस अपने सीईओ वाले लाइफस्टाइल में आ गई। मेरे बिना कुछ कहे ही वो मेरे लिए चुनने को लेटेस्ट वॉचेस और शूज़ घर भेज देती। 2 लग्जरी गाड़ियाँ, एक विला, सब मेरे नाम पर। बैंक कार्ड तो मेरे ही पास रहता है। उसकी सारी इनकम सीधे उसी में जाती है।
हर महीने वो अपने लिए पॉकेट मनी के तौर पर सिर्फ कुछ हजार रुपए ही रखती है। 2 सालों में ये रकम जुड़कर लगभग 30 मिलियन तक पहुंच गई है। फिर एक शाम, एक आम सी शाम, वो अपना काम खत्म करके आती है। मैं उसका हाथ थामे चल रहा हूँ। तभी वो अचानक अपनी जेब से एक रेड वेलवेट रिंग बॉक्स निकालती है। वो मेरी तरफ देखती है। उसका एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर बोला हुआ, एकदम सीरियस। हनी, मेरे बैंक अकाउंट का हर एक पैसा तुम्हारे लिए दहेज है। क्या अब हम शादी कर सकते हैं? ऐसा लगता है विवियन मुझे हनी बुलाने में काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है। मैंने जो 3 लाख मांगे थे उसके मुकाबले 30 मिलियन, ये पूरे 100 गुना ज़्यादा है। लेकिन क्या मैं सच में हाँ कह सकता हूँ? मेरा सिर फटने जैसा हो रहा है। मैं क्या करूँ? हम इतनी दूर आ गए हैं। इसे मना करने के लिए मैं क्या बहाना बना सकता हूँ? मैं उसे ये तो नहीं बता सकता कि ये सब एक झूठ था, इसलिए शादी कैंसिल। तभी सिस्टम की आवाज़ बीच में गूंज उठती है, सीधे मेरे कानों में। प्लेयर, खुद को तैयार कर लीजिए, मेल लीड वापस आ रहा है। असली सेबेस्टियन क्या? मेरा हाथ जो पहले ही आगे बढ़ चुका था, अब वो वहीं जम जाता है। वो धीरे धीरे पीछे खींचने लगता है। असली सेबेस्टियन। मुझे मानना पड़ेगा, विवियन ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है। हमेशा मुझे हनी बुलाती है। कुछ समय के लिए तो मैं मेल लीड को पूरी तरह से भूल ही गया था। लगभग मुझे लगने लगा था कि मैं सच में जी परिवार का पोता हूँ। लेकिन अब उसे वो वापस देने का वक्त आ गया है जो सच में उसका है। सिस्टम अपना गला साफ करता है। उसकी आवाज़ में गिल्ट झलक रहा है। सॉरी प्लेयर कि मैं आपको ऐसे वक्त पर यह बता रहा हूँ। मेल लीड इस दुनिया का नेटिव है। सिस्टम के ग्लिच की वजह से असली सेबेस्टियन को उस सगाई के बारे में बस 1 हफ्ते पहले ही पता चला। वो कल ही शहर में आया है और अभी लू टावर की तरफ जा रहा है। फिर सिस्टम मेरी तरफ मुड़ता है। जहां तक आपकी बात है प्लेयर, आपका मिशन पूरा हो चुका है। हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से आपके सारे पॉइंट्स पूरे तौर पर आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिए जाएंगे। आप जब चाहें यहाँ से जा सकते हैं। मैं अपनी नजरें उठाकर मेरे सामने खड़ी विवियन की तरफ देखता हूँ। इस खामोशी में 1 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा है। वो अभी भी उस रिंग बॉक्स को पकड़े हुए है। लेकिन जैसे जैसे सेकंड्स बीत रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं, जैसे वो किसी चीज के लिए खुद को तैयार कर रही हो। उसने साफ तौर पर नोटिस कर लिया है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो एक सांस लेती है। सेबेस्टियन, क्या बात है? क्या ये स्टाइल पसंद नहीं आया? क्या मुझे कोई और लानी चाहिए? मैं आने वाले दर्द को अंदर ही दबाने की कोशिश करता हूँ। मैं उसे गौर से देखता हूँ। उसके चेहरे को अपनी यादों में हमेशा के लिए बसाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं उसके पास जाता हूँ और उसे आखिरी बार कसकर गले लगाता हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है, इसे मत बदलना। हे, क्या तुम्हें वो छोटा सा चॉकलेट केक याद है जो मैंने उस दिन खरीदा था जब तुम अपने पहले इंटरव्यू के लिए गई थी? रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। आज रात हम सेलिब्रेट करेंगे। और यहीं पर इस कहानी में मेरा हिस्सा खत्म हो जाता है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, सिस्टम ने अपना वादा निभाया। उसने मेरे ओरिजिनल मिशन पॉइंट्स को डबल कर दिया, उन्हें कैश में कन्वर्ट किया और मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। और इसके अलावा वो सब जो विवियन मुझे पहले ही दे चुकी थी। मैं हर पैमाने से सच में एक बहुत अमीर इंसान बन चुका था। और क्योंकि ये सब सिर्फ इसी दुनिया में मौजूद है, मैंने यहीं रुकने का फैसला किया। मैंने सिस्टम से कहकर अपने असली नाम लायम के साथ अपनी एक नई आइडेंटिटी सेट करवाई। उसी रात मैं एक फ़्लाइट लेता हूँ और शहर छोड़कर साउथ की तरफ निकल जाता हूँ। एक अमीर आदमी के तौर पर मैं एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगता हूँ जिससे किसी को भी जलन हो जाए। फैशन लॉन्च इवेंट्स, आराम से लेटकर अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ते हुए देखना, बस इसी बात पर हैरान होना कि ये सब कितना अस्थायी लगता है। 2 साल बाद ये शानदार लेकिन खाली रूटीन काफ़ी लंबा खिंच चुका था। मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है। मैं एक ऐसा फैसला लेता हूँ जो शायद मेरे पूर्वजों को डरा देता। मैं उन पैसों को इन्वेस्ट करके अपना एक बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। ये ख्याल मुझे तब आता है जब मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता हूँ। एक एक करके उन सब के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। यार, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम जैसे लोगों को तो बस आराम से बैठकर उस पैसे को एंजॉय करना चाहिए जो हमारे पास है। फालतू में पंगे लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। तुम्हें वैंग फैमिली के बड़े बेटे के बारे में पता है? मेरे पापा ने बचपन भर मुझे उसकी ही मिसालें दी हैं। इतना ब्रिलियंट, इतना टैलेंटेड। और फिर उसने ग्रेजुएशन के बाद एक बिजनेस शुरू किया। 2 सालों में 100 मिलियन से ज्यादा का नुकसान कर बैठा। तुम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो और फिर भी इतना पैसा खर्च नहीं कर पाओगे। उन सब की बातें बिल्कुल सही हैं। लेकिन बात यह है कि विवियन के साथ बिताए गए उन सालों ने मेरी आदत बिगाड़ दी थी। मुझे हर चीज़ बैठे बिठाए मिल जाती थी और जब भी मैं चिड़चिड़ा या जिद्दी हो जाता तो वो अपना चेहरा मेरे करीब लाती, मेरी तरफ ऊपर देखती और बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती, सेबेस्टियन, क्या तुम अपसेट हो? अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। तुम्हें ऐसा करना पसंद था ना? मैं सच में उन दिनों को बहुत मिस करता हूँ। बाद में मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में एक ही तरह के लोग होते हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, एम्प्लॉयज़। उन्हें कुछ 1000 रुपये दो और फिर तुम उन पर अपना हुक्म चला सकते हो, उन पर जैसे चाहो वैसे चिल्ला सकते हो। तो मैंने सोचा, क्यों ना बस बॉस ही बन जाया जाए। सबकी उम्मीदों के उलट मैं इसमें बहुत शानदार निकला। मैंने सिर्फ नुकसान होने से ही नहीं बचाया,
बल्कि सच में प्रॉफिट कमाना भी शुरू कर दिया। बार में हर किसी का मुंह फिर से खुला का खुला रह जाता है। वो सब मुझसे उन्हें भी सिखाने की मिन्नतें करते हैं। प्लीज़, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी कंपनी लगातार घाटे में जा रही है और मेरे पेरेंट्स मुझे जायदाद से बेदखल करने ही वाले हैं। इस सारी चापलूसी ने मुझे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। सच कहूँ तो इसमें कोई बड़ा राज नहीं है। मैंने बस वही तरीका इस्तेमाल किया जो मैंने विवियन को हैंडल करने से सीखा था। क्या नौजवानों को थोड़ा संघर्ष नहीं करना चाहिए? हर कोई इसी दौर से गुजरता है। अगर दूसरे लोग ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? इस बारे में सोचो और ज्यादा मेहनत करो। क्या ये क्रूर है? हाँ, लेकिन हमारी सैलरीज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से 7 से 8 गुना ज्यादा है, साथ में टॉप टियर बेनिफिट्स और हर साल इंटरनेशनल ट्रिप्स भी। इसलिए मेरे जैसे बॉस को झेलने के बावजूद टॉप टैलेंट हमारी कंपनी से जुड़ने के लिए लाइन में खड़ा रहता है, क्योंकि जो कोई भी मेरे मैनेजमेंट में तप कर निकलता है वो फिर किसी बॉस से नहीं डरता। मैं अपना ग्लास उठाता हूँ, गला साफ करता हूँ और अपने चारों ओर उन उत्सुक चेहरों को देखता हूँ। वैसे आज रात हमारी कंपनी एक दूसरी फर्म के साथ एक डील फाइनल कर रही है। मेरे साथ चलो और खुद देख लो। मुश्किल काम पहले ही हो चुका है, बस फॉर्मेलिटी बची है। इसीलिए मैं उन्हें दिखावा करने के लिए अपने साथ ले जाने में इतना कंफर्टेबल हूँ। लड़के खुशी से चीख पड़ते हैं, गाड़ियों में भर जाते हैं और हम पूरा का पूरा काफिला लेकर ऑफिस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ते हैं। मैं सबको कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ ले जाता हूँ। रास्ते में उस एम्प्लॉय को कॉल करता हूँ जो इस डील को हैंडल कर रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मेरे कॉन्टैक्ट की कांपती हुई आवाज़ सुनाई देती है। बॉस, हमें अभी अभी खबर मिली है। उनकी तरफ का जो साइलेंट इन्वेस्टर है वो कुछ डिटेल्स से खुश नहीं है और वो खुद यहाँ आ रहा है। क्या? इस कंपनी के साथ मैंने पहले कभी सीधे तौर पर काम नहीं किया है। ये नॉर्थ का एक टेक स्टार्टअप है जो कुछ ही साल पहले शुरू हुआ था और हाल ही में इसे पर्दे के पीछे रहने वाले एक रहस्यमयी इन्वेस्टर ने खरीद लिया था। ये इंसान अपनी प्राइवेसी बहुत मेंटेन करता है, पब्लिकली लगभग कभी नहीं आता, लेकिन गॉसिप्स कहते हैं कि उसकी जिंदगी में अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ आया था। उसकी शादी होने वाली थी और जिस इंसान से वो प्यार करती थी उसने प्रपोजल के वक्त ही उसे छोड़ दिया था। तब से वो बहुत ही कोल्ड और रूथलेस बन गई है, जिसके करीब जाना नामुमकिन है। मैं अपना फ़ोन कसकर पकड़ता हूँ, मेरी भौहें सिकुड़ जाती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट कोई बहुत बड़ा भी नहीं है, बस कुछ मिलियंस का है। क्या इसके लिए उस इंसान का खुद यहाँ आना ज़रूरी था? मेरा कॉन्टैक्ट अभी भी बात कर रहा है, फ़ोन से अभी भी उसकी आवाज़ आ रही है। वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट स्प्लिट उनके हिसाब से सही नहीं है। वो दोबारा नेगोशिएट करना चाहते हैं, साथ ही प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्टेड कॉस्ट्स, लॉन्ग टर्म मार्जिन्स। मैं जितना ज़्यादा सुनता हूँ मेरा सब्र उतना ही टूटता जाता है। मैं पहले ही कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे तक पहुंच चुका हूं। मैं उसे धक्के से खोलता हूं और उन पर बरसना शुरू कर देता हूं। क्या हम सच में ये सब कर रहे हैं? जो डील हमने आपको दी थी वो पहले से ही टेबल पर सबसे बेस्ट ऑफर था और अब सब कुछ तय हो जाने के बाद आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं? आपको क्या लगता है मैं ऐसा इंसान हूं जिसे आप आसानी से दबा सकते हैं? मुझे पता है कि ये मेरी टीम की गलती नहीं है, इसलिए मेरा सारा गुस्सा सीधे दूसरी तरफ वालों पर उतर रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तथाकथित बड़ा इन्वेस्टर कौन है। मैं हमेशा हर डील में प्रॉफिट का फेयर मार्जिन देता हूँ और मैं कभी पीछे नहीं हटता। बहुत सी कंपनियां मेरे साथ काम करना चाहती हैं। अगर इस कंपनी को नहीं करना तो कोई और सही। मैं उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता हूँ, उन्हें घूरता हूँ। मेरी मुट्ठी कसी हुई है। मैं बस टेबल पर अपना हाथ मारने ही वाला हूँ कि तभी पीछे से कोई मेरा हाथ पकड़ लेता है। वो मेरे बगल में आकर खड़ी होती है और बहुत ही सावधानी से मेरी एक एक उंगली को खोलती है। उसका चेहरा मेरे करीब आता है और उसकी आवाज़ मेरे कानों को छूकर गुजरती है। टेबल पर मत मारो, मुझे मार लो, बिल्कुल पहले की तरह। शायद उससे कुछ मदद मिले। मैं पीछे मुड़ता हूँ, एकदम स्तब्ध, और वहीं जम जाता हूँ। ये विवियन है, वो इन्वेस्टर। 2 साल, और विवियन लगभग वैसी ही दिख रही है। उसके हाथ अभी भी मेरे हाथों को कसकर थामे हुए हैं। उसकी नज़रें मुझे इस तरह घूर रही हैं जैसे उसकी आंखों के पीछे कोई बहुत ही भयंकर और ऑब्सेसिव सी चीज़ जिंदा हो गई हो। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से ढूंढ रही हूँ सेबेस्टियन। कमरे में हर किसी का सिर हमारी तरफ मुड़ जाता है, सिर्फ दूसरी कंपनी की टीम का ही नहीं बल्कि मेरे अपने लड़कों का भी। वो अपनी गर्दनें घुमाते हैं और फुसफुसाने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? ये कौन है? कोई इन्वेस्टर है क्या? किसी ने इसके बारे में सुना है? इसी बीच विवियन मेरा हाथ पकड़े हुए है और बार बार मुझे सेबेस्टियन बुला रही है और इससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं झटके से उसका हाथ हटा देता हूँ। मुझे उस नाम से बुलाना बंद करो। मैं सेबेस्टियन नहीं हूँ, समझ में आया तुम्हें? मैं एक फ्रॉड था, तुम्हारा एक असली मंगेतर है। वो 2 साल, वो सब एक झूठ था। हाँ, सब एक झूठ था। लेकिन क्या किसी को पता है कि बस एक पल के लिए मैं ये चाहता था कि काश मैं सच में सेबेस्टियन होता, कोई ऐसा जो खुले तौर पर पूरी ईमानदारी से उसके साथ खड़ा रह पाता। लेकिन मैं बस सिस्टम का बुलाया हुआ एक प्लेयर हूँ, एक लालची घमंडी विलन। तो विवियन, तुम यहाँ जिस भी वजह से आई हो, तुम्हारा एक पार्टनर है जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। प्लीज मुझे इस तरह देखना बंद करो। मुझे उन 2 सालों की यादों में वापस खींचना बंद करो,
क्योंकि वरना मुझे ये लगने लगेगा कि मेरे जैसा इंसान, एक ठग जो सिर्फ पैसे चाहता था, सच में तुमसे प्यार करने लगा था। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, एक गहरी सांस लेता हूँ और फिर अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियों से नीचे भाग जाता हूँ। बहुत बढ़िया। जब तक मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचता हूँ, मुझे एहसास होता है कि मैं यहाँ अपने लड़कों के साथ आया था। मेरी अपनी गाड़ी कहीं और पार्क है। अभी किसी ड्राइवर को बुलाने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही एक रोल्स रॉयस आकर रुकती है। खिड़की का शीशा धीरे धीरे नीचे होता है और विवियन का चेहरा सामने आता है। उसकी आवाज़ कांप रही है, शब्द लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन वो मेरा असली नाम बिल्कुल सही लेती है। लायम, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें ढूंढना कभी बंद नहीं किया। मुझे पता है कि तुम सेबेस्टियन नहीं हो। मुझे पता है कि अब तुम्हारी एक नई आइडेंटिटी है। लेकिन इन सब बातों से क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे बीच के वो 2 साल वो झूठे नहीं थे। तो तुम्हें छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी? उसकी आंखें लाल हैं, जैसे वो अपने आंसुओं को रोक रही हो। मैं अपनी नज़रें फेर लेता हूँ। खामोशी। एक अनजानी सी कशिश मुझे अपनी तरफ खींचती है। लेकिन असली सेबेस्टियन का क्या? विवियन, उसने ही तुम्हारे साथ वो वादा किया था। विवियन पलकें झपकाती है, पल भर के लिए कंफ्यूज दिखती है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि मैं बीच में उसका नाम क्यों ला रहा हूँ। वो एक पल के लिए सोचती है और फिर कुछ तय कर लेती है। सेबेस्टियन, ठीक है, फिर चलो उससे मिलकर आते हैं। शाम होने तक मैं और विवियन एक दूसरे शहर में एक साथ खड़े हैं। ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। मैं अभी भी इस सब को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। विवियन ने पहले ही अपने असिस्टेंट को कॉल कर लिया है। क्या तुम्हारी सेबेस्टियन से बात हुई? मुझे उसका एड्रेस भेजो और उसे और उसकी वाइफ को बता दो कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं। उसकी वाइफ? सेबेस्टियन की शादी हो चुकी है। जब तक मैं और विवियन सेबेस्टियन के चमकदार और बड़े से लिविंग रूम में बैठते हैं, मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह चुका हूँ। उसकी वाइफ का नेचर बहुत ही प्यारा और वार्म है। मैं अपनी पलकें झपकाता हूँ। आखिरकार मैं सेबेस्टियन को बाहर गार्डन में ले जाता हूँ। थोड़ा सा अजीब महसूस करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सेबेस्टियन, आई एम सॉरी। मैंने 2 सालों तक तुम्हारी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। अगर मैं नहीं होता तो क्या कहानी बिल्कुल अलग होती? सेबेस्टियन अपनी नाक का ऊपरी हिस्सा खुजलाता है। मेरी बात से वो भी बिल्कुल विवियन की तरह ही कंफ्यूज हो गया है। वो एक पल लेता है, फिर अपना सिर हिलाता है और हंसने लगता है। नहीं नहीं, सब ठीक है। सच कहूँ तो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं अपनी वाइफ से मिला। वो मेरी उलझन को समझ जाता है। वो पीछे की कहानी बताने लगता है। तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार विवियन को ढूंढा था तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने मेरे मुंह पर मुझे एक फ्रॉड कहा था। उस वक्त वो एक साथ कई चीजें हैंडल कर रही थी। तुम्हें ढूंढ रही थी, कंपनी को दोबारा खड़ा कर रही थी, उन सब के पीछे पड़ी थी जिन्होंने उसे धोखा दिया था। हर दिन खुद को थका रही थी। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ इसलिए सामने आया था क्योंकि इस शहर में लू परिवार ही मेरा इकलौता कनेक्शन था। मैंने सोचा था कि किसी सक्सेसफुल इंसान के साथ जुड़ जाऊंगा, लेकिन हर दिन उसका वो गुस्सा देखकर, उसका वो मरा हुआ सा चेहरा देखकर मैंने फैसला किया कि इस इंसान से दूर रहना ही बेहतर है। तो मैंने उससे साफ साफ कह दिया, ये सगाई टूट चुकी है। लेकिन जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मैं दरवाजे से बाहर निकला और वहां वो खड़ी थी, मेरी वाइफ, हाथों में फूल लिए, लू टावर के बाहर खड़ी थी। उसने कहा कि वो विवियन के बिजनेस पार्टनर्स में से एक है और वो मुझे देखते ही मुझसे मिलना चाहती थी। सेबेस्टियन मेरे कंधे पर हाथ रखता है, एक गर्मजोशी और प्यार भरे टोन में। तो देखो, मेरे नाम का इस्तेमाल करने के लिए खुद को कोसना बंद करो। अगर कुछ पुराने और बेतुके पारिवारिक वादों की वजह से मैं और विवियन सच में एक साथ आ भी जाते तो हम में से कोई खुश नहीं रहता। जिन लोगों को अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बितानी है, वो वही होने चाहिए जो सच में एक दूसरे से प्यार करते हो, जो एक दूसरे को चुनते हो। लायम, मुझे मेरा साथी मिल गया है, तुम्हारा क्या? उसकी बात खत्म ही हुई थी कि विवियन झटके से घर से बाहर आ जाती है, शायद इसलिए क्योंकि हमें यहाँ बहुत देर हो चुकी है। उसके चेहरे पर बेचैनी और घबराहट साफ दिखाई दे रही है, जब तक कि उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ती। फिर वो थोड़ी रिलैक्स होती है और तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ते हुए मेरी बाहों में समा जाती है। वो अपने होठों के कोने को खींचती है। वो मेरा फोन मेरे हाथ में थमा देती है। ये लगातार बज रहा था, कोई तुम्हें ढूंढ रहा होगा। मैं सेबेस्टियन की तरफ देखता हूँ, अपना फ़ोन लेता हूँ और सच में मेरे लड़कों के ग्रुप चैट में दर्जनों मैसेजेस भरे पड़े हैं। क्योंकि विवियन अचानक कहीं से आ टपकी थी और मैं बिना कुछ बताए वहां से भाग खड़ा हुआ था, तो उन सब का दिमाग खराब हो चुका है। ये सब क्या चल रहा है? क्या लायम का उसके साथ कोई चक्कर है? मैं 80% शर्त लगा सकता हूँ कि आज रात हमें उसकी कोई खबर नहीं मिलेगी। लायम किसी खूबसूरत चेहरे के झांसे में नहीं आने वाला। वो शायद अब तक उसके साथ वापस भी आ चुका होगा। क्या? मेरा चेहरा पहले लाल होता है, फिर पीला पड़ जाता है। मेरा बस चलता तो फोन को जमीन पर पटक देता। विवियन भी स्क्रीन पर एक नजर डालती है। वो अपनी नाक का ऊपरी हिस्सा छूती है। लायम, चलो हम भी अपना सेकंड चांस ले लेते हैं। सेबेस्टियन और उसकी वाइफ दोनों बहुत ही प्यारी मुस्कान लिए मेरी और विवियन की तरफ मुड़कर देखते हैं। मुझे अपना चेहरा गर्म होता हुआ महसूस होता है। मैं उसकी गाल खींचता हूँ, चुप करो, घर चलो। वो ज्यादा जोर नहीं देती,
लेकिन बहुत देर हो चुकी है, वापस जाने के लिए काफ़ी रात हो गई है। सेबेस्टियन हमें रात भर रुकने के लिए कहता है, लेकिन मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं पास ही एक होटल बुक कर लेता हूँ। विवियन मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने आती है और दरवाजे पर ही रुक जाती है, जैसे कोई बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही हो। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वो दोपहर वाली बात को फिर से शुरू करती है। लायम, मैं तुम्हारे साथ फिर से सब कुछ शुरू करना चाहती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। मुझे पता है कि वो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है। मैं अब और इससे नहीं भाग सकता। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों का क्या? विवियन, तुम्हारी कंपनी नॉर्थ में है, मैंने यहाँ साउथ में एक असली कंपनी खड़ी की है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। वो जल्दी से मेरी बात काट देती है, दृढ़ता से अपना सिर हिलाते हुए। लायम, तुम्हें मेरे लिए कभी कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास आऊँगी। मैंने पहले ही अपना बिजनेस सेंटर इस तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। 1 साल के अंदर मैं फुल टाइम तुम्हारे शहर में सेटल हो सकती हूँ। मैं रुक जाता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, लू परिवार ने अपना होम सिटी कभी नहीं छोड़ा, सिवाय उस वक्त के जब उसके दादाजी को गांव भेजा गया था। तभी मुझे कुछ समझ आता है। रुको, ये कॉन्ट्रैक्ट, तुम लोग इतने नखरे क्यों दिखा रहे थे? हमारा सब कुछ तो तय हो गया था और फिर भी तुम लोग एक के बाद एक चीजों को लेकर शिकायत कर रहे थे। विवियन घबरा जाती है, उसके कानों के किनारे गुलाबी हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाऊं, वो बीच में बोल पड़ती है। नहीं 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 लायम, मुझे बस तुमसे मिलने का एक बहाना चाहिए था। तुम्हारी टीम ने कहा कि तुम कभी खुद आकर नहीं मिलते, इसलिए तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैंने ये घटिया सा आइडिया सोचा। प्लीज मुझे माफ कर दो और इस प्रोजेक्ट को भूल जाओ। तुम चाहो तो लू कॉर्प के सारे प्रॉफिट्स रख सकते हो। ये सुनकर मैं पुरानी यादों में चला जाता हूँ। 2 साल पहले विवियन ने अपनी सारी कमाई मेरे हाथ में थमा दी थी, ताकि मैं उसका जो चाहे वो करूँ। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे तब थे, एकदम सीरियस। उसकी नज़रें एकदम साफ हैं और उसके हाथ में वो रेड वेलवेट बॉक्स है, वो अंगूठी जो वो मुझे कभी नहीं दे पाई थी। लायम, क्या तुम अभी भी इसे लोगे? दोपहर की वो रोशनी ऐसा लग रहा है जैसे 2 सालों का सफर तय करके अब हम पर आ गिरी हो। मैं उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर धीरे से बंद कर लेता हूँ। अब मैं सेबेस्टियन होने का नाटक करने वाला प्लेयर नहीं हूँ। बस एक बार, ये असली मैं और विवियन की एक नई शुरुआत का एक असली मौका है।